नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। तो उप सह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे उप सह संयोजक यौगिकों में बंधता। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि उप सह संयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए जो है दो सिद्धांत दिए गए हैं। याद रखिएगा, इसके लिए जो है दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे हम लोग बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, और इसके अलावा इसमें दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि उप सह संयोजक यौगिकों में जो है बंधता को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है संयोजकता आबंध सिद्धांत और दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग आज इसमें जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। याद रखिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शार्ट में इसे बोला जाता है VBT। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इस सिद्धांत को जो है किसने दिया था। तो यह सिद्धांत जो है पॉलिंग व स्लेटर के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को जो है किस लिए बनाया गया, यानी कि इसका लाभ क्या है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी सहायता से जो है हम लोग किसी भी उप सह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन, याद रखिएगा त्रिविम रसायन, इसके अलावा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से जो है पता लगा सकते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो हम लोग किसी भी उप सह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व फिर चुंबकीय गुण का जो है स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक उप सह संयोजक आयन लिया गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है FeCN6-4। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है, कोई आयन है। तो आपको बताया गया कि जो ये उप सह संयोजक यौगिक होता है, इसमें जो ये Fe दिया गया है, इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके अलावा जो Cn दिया गया है, इससे हम लोग बोलते हैं लिगैंड। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो ये यहाँ पर लिगैंड है और ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आप लोग इस सिद्धांत के अनुसार याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको सिद्धांत बताया जा रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार आप याद रखें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन है, इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर, यानी कि जितनी इसकी समन्वय संख्या होती है उसके बराबर जो है इसके रिक्त कक्षक होते हैं, जिनसे यह संकरण करता है। याद रखिएगा, इसके पास जो रिक्त कक्षक होते हैं उन्हीं से संकरण करता है, और संकरण करके वह जो है आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। संकरण करने के बाद जो है वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है, जिन्हें हम लोग संकरित कक्षक भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार इसमें जो पहला पॉइंट बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। यहाँ पर जो आबंधित कक्षक है, इन्हें आप संकरित कक्षक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है अपनी समन्वय संख्या के बराबर। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप समन्वय संख्या की बात करें तो अब इसके लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए कुछ पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसमें समन्वय संख्या, इसके बाद संकरण, और फिर यहाँ पर उसकी ज्यामिति, इस प्रकार से। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी उप सह संयोजक यौगिक की समन्वय संख्या जो है 2 है, अगर उसकी समन्वय संख्या कितनी है 2, तो उसमें ध्यान दीजिए संकरण किस प्रकार का होगा, S और P। इसमें कौन कौन से कक्षक होंगे, S और P कक्षक होंगे, यानी कि उसका संकरण कैसा होगा, sp संकरण होगा। तो अगर समन्वय संख्या 2 है तो वहां पर संकरण होगा sp,
और उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी रेखीय। ये आप लोग याद रखिएगा, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, फिर रेखीय होगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो समन्वय संख्या 4 होने पर जो संकरण होता है वो sp3, याद रखिए यहाँ पर एक s कक्षक और 3 p कक्षक हो जाएंगे, sp3। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। और इस स्थिति में जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकी होगी। कैसी होगी, चतुष्फलकी। ये आप लोग याद रखिएगा, ज्यामिति होगी उसकी चतुष्फलकी। इस प्रकार से इसके अलावा अगर समन्वय संख्या 4 है तो वहां पर जो संकरण है वो इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि एक डी कक्षक होगा, एक एस कक्षक होगा, इसके अलावा 2 पी कक्षक हो सकते हैं, यानी कि DsP2। इस प्रकार का भी संकरण हो सकता है। और अगर संकरण इस प्रकार का होगा तो वहां पर उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी वर्गाकार। यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी ज्यामिति होगी फिर वर्गाकार समतलीय। ये यहाँ पर जो है इसकी ज्यामिति हो जाएगी। समन्वय संख्या 4 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो 2 प्रकार से संकरण जो है दिखा सकता है, और संकरण बदलने पर यहाँ पर उसकी ज्यामिति भी बदल जाएगी। इसके अलावा अगर समन्वय संख्या 6 है, और अगर समन्वय संख्या 6 है तो उसका जो संकरण होगा उसमें डी कक्षक जो होंगे वो 2 हो सकते हैं, एक एस कक्षक होगा, इसके अलावा 3 पी कक्षक होंगे। तो 3 4 और 2 6, इस प्रकार से यहाँ पर ये संकरण दिखा सकता है। इसके अलावा ये संकरण इस प्रकार से भी हो सकता है, sp3, इसके अलावा d2, इस प्रकार से भी ये संकरण लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर संकरण ध्यान दीजिए इस प्रकार से होगा तो फिर इसकी ज्यामिति जो होगी वो अष्टफलकी होगी। इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी, फिर अष्टफलकी, इस प्रकार से। तो अब ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो समन्वय संख्या है इसी के अनुसार ये संकरण को दर्शाएगा और उसी के अनुसार जो है इसकी ज्यामिति यहाँ पर बताई जाएगी। और इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं, अगर वो लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं, अगर वो लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ जो है यहाँ पर अतिव्यापन करते हैं तो उसमें जो है सिग्मा बंध बनता है, जिसे हम लोग उपसह संयोजक बंध भी कहते हैं। इसके अलावा अगर केंद्रीय धातु परमाणु के जो है भरे हुए कक्षक लिगैंड के जो है रिक्त कक्षकों के साथ जो है यहाँ पर अतिव्यापन करते हैं तो इसमें जो है पाई बंध बनता है। ये आप लोग याद रखेगा। तो अब वही यहाँ पर आप लिखेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो है रिक्त संकरित कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिससे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसके अलावा यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ जो है अतिव्यापन करते हैं तो फिर क्या बनता है, पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना जो है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से जो आप संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेडिंग है उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। तो ये गुण जो है पेपर में लिखने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सारे गुण जो है अच्छे से समझना है। उसके बाद मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, यानी कि ये गुण जो है आपको किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है, सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु परमाणु की जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो आपको प्रबल और दुर्बल लिगैंड की पहचान करना है, यानी कि इसमें से जो लिगैंड दिया जाएगा उसके साथ वो प्रबल लिगैंड है या फिर दुर्बल लिगैंड है, इसकी पहचान करना है। जैसे कि अभी आपको एक सूत्र बताया गया था, ध्यान दीजिए, FeCN का होल 6 यहाँ पर था -4। तो इसमें ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये आपका लिगैंड है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, और उसके बाद जो है इसके आयन का आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दोबारा में यहाँ पर जो लिगैंड दिया गया है इसमें आपको प्रबल और दुर्बल लिगैंड की पहचान करनी है। आप पहचान कैसे करेंगे, अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रबल लिगैंड। तो प्रबल लिगैंड के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर
कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। युग्मन का मतलब जोड़ा बना देते हैं, युग्मन कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो प्रबल लिगैंड आपका कौन कौन सा होगा, CO, इसके अलावा Cn माइनस, इसके अलावा NO2 माइनस, इसके अलावा बता सकते हैं En, इसके अलावा NH3। इस प्रकार के जो लिगैंड हैं ये सभी यहाँ पर जो है प्रबल लिगैंड होंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रबल लिगैंड जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन कर देते हैं, यानी कि उसका जोड़ा बना देते हैं। इसके अलावा दुर्बल लिगैंड्स, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। आप बता सकते हैं कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं, युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये जोड़ा नहीं बना पाएंगे। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर दुर्बल लिगैंड बता सकते हैं, जैसे कि H2O, इसके अलावा आप बता सकते हैं C2O4 माइनस माइनस, इसके अलावा C2H5OH, इसके अलावा OH माइनस, F माइनस, इसके अलावा NO3 माइनस, Cl माइनस, इस प्रकार बता सकते हैं। इसके अलावा Br माइनस, I माइनस, ये जितने भी लिगैंड हैं ये सभी यहाँ पर दुर्बल लिगैंड हैं। तो आपको दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो भी लिगैंड होगा इसमें आपको पहचान करनी है कि ये प्रबल लिगैंड है या फिर दुर्बल लिगैंड है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो है लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरते हैं, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक होंगे उसमें हम लोग जो है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को भरेंगे। इसके बाद जो क्या करना है आपको, भरे कक्षकों के आधार पर जो हम लोग संकरण व ज्यामिति का पता लगाएंगे, यानी कि कक्षक भरने के बाद जो है उसी के आधार पर इसमें आपको संकरण का पता लगाना है, इसके अलावा उसमें जो है ज्यामिति का पता लगाना है। इसके बाद ध्यान दीजिए 5वें नंबर पे, यदि यौगिक के निर्माण में n-1d कक्षक, n-1d कक्षक का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कक्षक दिए गए, तो जो सबसे बाहरी कक्षक होता है इसे हम लोग n कक्षक, इसके बाद वाला जो होता है वो n-1, तो यहाँ पर इसके बाद जो होगा वो n-1 होगा, इसके बाद जो होगा वो फिर n-2 होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि n-1d कक्षक भाग लेते हैं। तो ऐसा यौगिक जो है अंतः कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि यदि यौगिक के निर्माण में, यानी कि जो यौगिक बना है उसके निर्माण में जो है n-1d कक्षक अगर भाग ले रहे हैं तो ऐसा यौगिक जो होता है फिर वो अंतः कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। इसके अलावा यदि यौगिक के निर्माण में n-d कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक जो है फिर बाह्य कक्षक संकुल या फिर उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। तो ये आपको वहां पर देखना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप 6वें नंबर में आप बता सकते हैं कि यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं तो यौगिक जो है प्रतिचुंबकीय होता है, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं तो ऐसा यौगिक जो है अनुचुंबकीय होता है, यानी कि वहां पर आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ों में है, यानी अगर वो जोड़ों में दिए गए तो फिर वो प्रतिचुंबकीय होगा यौगिक। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं है तो इसका मतलब वो यौगिक जो है फिर कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसके बाद 7वें नंबर पर फिर आपको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं म्यू से, सूत्र होता है √n+2 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये आपको n+2 दिया गया है, अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है n यहाँ पर जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखा गया है B
एम, ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन। ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसे हम लोग लिखते हैं बी एम से, बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा। तो ये सातों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इन्हीं सातों पॉइंट की सहायता से जो है आप किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक या फिर आयन में दिए गए जो है सभी गुणों के बारे में बता सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग उप सहसंयोजक आयन लेते हैं, जैसा कि भी आपको बताया गया था FeCN6 यहाँ पर -4 ये था। तो यही यहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि जो ये दिया गया Fe, ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए Fe की ज्ञात करनी है, तो इसके हम लोग मान लेते हैं x। इसके बाद लगाएंगे प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए Cn, इस पर माइनस आवेश होता है, कितने हैं 6, तो 6 गुणे माइनस, इस प्रकार से ये हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो इसके कुल आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना होगा -4 था, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा x, इसका गुणा करेंगे आप -6 बराबर -4, यानी कि x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -4 बराबर 2, यानी कि x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो सबसे पहले आपको यही बताया गया था, इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद यहाँ पर इसके आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको Fe, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको पहले भी बताया गया। यहाँ पर हो जाएगा 1s2, इसके बाद होगा 2s2, 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2, यहाँ पर हो जाएगा 3p6, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 3d6। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण कितनी संख्या है +2, यानी कि इस पर यहाँ पर कितना आवेश है +2। तो यहाँ पर इसके आयन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमेशा बाहरी कक्षा से निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाहरी कक्षा इसमें कौन सी होगी, ध्यान दीजिए ये पहली कक्षा, ये यहाँ पर दूसरी कक्षा, ये यहाँ पर तीसरी कक्षा है, और यहाँ पर ये बाहरी कक्षा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, सबसे बाद में ये, यानी कि बाहरी कक्षा ये है। इससे आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इसे आप लिखेंगे यहाँ पर 1s2, इसके बाद हो जाएगा 2s2, 2p6, यहाँ पर हो जाएगा 3s2, 3p6, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3d6। इस S वाले से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इसका मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4s0, यानी कि S में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। इसी प्रकार अगर आगे लिखना चाहें तो आप 4p0, इसमें भी 0 होंगे। इसी प्रकार 4d0, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। F के बारे में भी बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब आगे 0, क्योंकि S में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दिए गए। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, उसके बाद उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इतना हो गया। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया था यहाँ पर कि लिगैंड की पहचान करना है आपको। अब लिगैंड की पहचान करने के लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये तो 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जो भी क्रिया होगी अब इसमें होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तीसरी कक्षा है। यहाँ पर डी की बात करें तो डी में अगर हम लोग कक्षक बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, डी में कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अगर हुंड के नियम के अनुसार हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर S की बात करें तो S में कितने कक्षक होंगे 1, P में कितने कक्षक होंगे 3 कक्षक होंगे, इस प्रकार से P में। और अगर D की बात करें तो D में यहाँ पर कितने कक्षक हो जाएंगे
5 कक्षक, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दूसरे में बताया गया था, यहाँ पर आपको लिगैंड की पहचान करना है। तो लिगैंड कौन सा है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिगैंड क्या था, CN, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं CN माइनस। और आपको बताया गया कि ये कैसा लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है। इसके बारे में अभी आपको बताया गया ये लिगैंड कैसा है, यहाँ पर प्रबल लिगैंड। और प्रबल लिगैंड के बारे में भी आपको बताया गया था कैसे पहचान करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को जो है युग्मित कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देते हैं। तो ये यहाँ पर जो लिगैंड दिया गया कैसा लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है। तो अगर ये यहाँ पर प्रबल लिगैंड है तो ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था Fe++, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है 3D6, इसके बाद यहाँ पर ये 4S0, इसके अलावा यहाँ पर 4P0 भी आप ले सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे D की बात करें तो D में हम लोग कक्षक अगर बनाएंगे तो इसमें होंगे 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। S में यहाँ पर 1 कक्षक हो जाएगा, P में यहाँ पर 3 कक्षक हो जाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर P के आगे जो D इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर जो लिगैंड थे वो टोटल कितने हैं, ध्यान दीजिए 6, यानी कि यहाँ पर जो आपको लिगैंड दिए थे टोटल इसमें कितने हैं, 6 ही लिगैंड है, इसलिए आपको 6 रिक्त स्थानों की आवश्यकता है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। बाकी के 6 आपको इसी में अब मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए आपको इसमें कैसे पहचानना है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कितने थे इलेक्ट्रॉन अभी तक, 6। ये प्रबल लिगैंड है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा तो अब इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिए किस प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि ये जोड़ा बन जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अब रिक्त स्थान ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान है और इतने ही लिगैंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो तीसरे नंबर पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको जो यौगिक दिया गया है, यानी कि Fe, यहाँ पर है CN6, यहाँ पर दिया गया था 4-, इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर कक्षक बनाए गए हैं, सेम इसी प्रकार से आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5। S वाला 1 हो जाएगा, P के लिए यहाँ पर जो है 3 कक्षक हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिए गए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, इतने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये लिगैंड है CN-, ये दिया गया आपको लिगैंड कितने हैं, 6, और एक CN- के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यानी कि एक जोड़ा होगा। यहाँ पर 6 है तो 6 जोड़े हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। तो अब ध्यान दीजिए इनको यहाँ पर आप अलग कलर से दर्शा दीजिए, एक यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन 6 इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है इन रिक्त स्थानों में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आप बता सकते हैं 6Cn-, यानी कि साइनाइड आयन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, चौथे नंबर में आपको क्या बताया गया था, आपको इसमें संकरण और ज्यामिति की पहचान करनी है, यानी कि चौथे नंबर में आपको यहाँ पर क्या करना है, संकरण, इसके अलावा ज्यामिति पहचानना है, यानी कि इसका संकरण कैसा है और इसके अलावा इसकी ज्यामिति कैसी। तो संकरण के लिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो था यहाँ पर हम लोग 3D कक्षक था, ये 4S0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर था 4P0 इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए D कक्षक में कितने हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि D2। S में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो यहाँ पर S हो जाएगा। P में 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि यहाँ पर P3, यानी कि इसका संकरण होगा D2sp3 इस प्रकार से। और अगर इस प्रकार का संकरण होता है तो आपको आकृति बताई गई, यानी कि उसकी ज्यामिति कैसी होती है, फिर अष्टफल की होती है। यहाँ पर इसकी ज्यामिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी अष्टफल की। तो इस प्रकार से हम लोग संकरण और ज्यामिति की पहचान करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर में आपको यहाँ पर इसका प्रकार बताना है। अब प्रकार के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी कक्षा का प्रयोग किया था, 3D, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे निकाले थे, 4S, यानी कि ये बाहरी कक्षा थी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ND है, और जिस कक्षा का हम लोग प्रयोग कर रहे थे इसका मतलब ये N-1D इसके पहले वाली कक्षा है। तो यानी कि यहाँ पर प्रकार के लिए ध्यान दीजिए N-1D है, जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पर गुणों में बताया गया था। तो यहाँ पर ये N-1D, इसके कारण जो है आप बता सकते हैं, इसके कारण यहाँ पर ये जो होगा ये अंतः कक्षक संकुल, याद रखिएगा, अंतः कक्षक संकुल
इसके बारे में पूरा आपको बताया गया है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, क्योंकि यहाँ पर जो है ये n-1d है, इसलिए यहाँ पर हम लोग n-1d कक्षक यानी कि n-1d का मतलब कितना है 3d। इसके कारण जो है यहाँ पर ये कौन सा होगा, अंतः कक्षक संकुल, या फिर इसे आप बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्यों होगा इसके बारे में अब आपको इसके नियम में बताया गया था पूरा इस प्रकार से। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर 6वें नंबर में जो है इसकी चुंबकीय प्रकृति बतानी है, यानी कि 6वें नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है, यानी कि इसकी प्रकृति बतानी है। और चुंबकीय प्रकृति के लिए अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है तो इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं है तो इसका मतलब वो अनुचुंबकीय होता है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सभी जोड़ों में हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सभी युग्मित हैं, यानी कि जोड़ों में हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। आप बता सकते हैं चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी प्रतिचुंबकीय। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी प्रकृति बता सकते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर में आपको बताना है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो अगर चुंबकीय आघूर्ण बताना है तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है, म्यू बराबर होता है n+2, ये बताया गया था, जहाँ पर n बताया गया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो, और यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है, यानी कि सभी के जोड़े दिए गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना है, 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इसका मतलब म्यू का मान फिर यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि बराबर 0 Bm का मतलब बता दिया गया, बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से जो आप इस प्रकार के गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा सकता है, यानी कि आपको कोई सूत्र दिया जाएगा, हो सकता है सूत्र देने के बाद उसकी केवल आक्षिकर संख्या आपसे पूछ ली जाए, या फिर उसमें लिगैंड की पहचान पूछ ली जाए, या फिर उसमें संकरण और ज्यामिति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या उसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछा सकता है, या चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछा सकता है, या इन सभी के बारे में पूछा सकता है। इसलिए आप इस टॉपिक को जो है पूरा अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि आप सभी को कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। जैसे कि पहला, इसमें जो है अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है, यानी कि इसमें कई प्रकार के जो है पूर्वानुमान बताए गए हैं। इसके अलावा यह जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या, इसका मतलब ये जो है केवल उसकी प्रकृति बताता है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, बल्कि उसकी मात्रा नहीं बताता है कि कितना प्रतिचुंबकीय है या कितना अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पर ये जो है उसकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा यह जो है उपसह संयोजक यौगिक के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। यह नियम जो है यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर समन्वय संख्या 4 है तो वहां पर उसकी संरचना यानी कि उसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय भी हो सकती है और वर्ग समतलीय हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि चतुष्फलकीय व फिर वर्ग समतलीय संरचनाओं का जो है सही अनुमान नहीं लगा पाता है। तो ये भी आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो है उपसह संयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो है उपसह संयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या जो है नहीं करता है। इसके अलावा जो है इसमें दुर्बल व प्रबल लिगेंड्स के मध्य जो है कोई भी विभेद नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो है दुर्बल व प्रबल लिगेंड के मध्य जो है कोई भी विभेद नहीं करता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद जो इसका दूसरा सिद्धांत है यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।